अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। प्रोग्राम में हम बात करेंगे डस्का में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। आज उसका दूसरा दिन वकला ने मुल्क गिर एहतजाज किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात, खबर ये थी चंद रोज़ पहले तक वज़ीर दाखिला नाराज़ हैं वज़ीर आज़म से, लेकिन आज ये खबर आई कि मुलाकात में तमाम मामला तय पा गए। इसके अलावा एग्जिट स्कैंडल और इस स्कैंडल का फॉलोअप भी पेश करेंगे, क्योंकि आज 6 डायरेक्टर्स हैं एग्जिट से वाबस्ता जिनका FIA ने बयान रिकॉर्ड किया है। और मलिक रियाज साहब जो बहरेटोन के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से एक तजवीज़ सामने आई है कि मुल्क के तमाम जो सनतकार हैं और ताजर हैं वो मिलकर एक वेलफेयर काउंसिल बनाएं ताकि जो ज़रूरतमंद पाकिस्तानी हैं उनकी मदद की जा सके। इसके अलावा आपको बताएं कि भारत में शदीद गर्मी से 800 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। इस मौसमी तब्दीली पर भी प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे। लेकिन शाम साहब, सबसे पहले डस्का का अफसोसनाक वाक़या, दोनों जो वकील रहनुमा हैं उन्हें सुपुर्द खाक आज किया गया और तमाम जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पर वकला ने बार्स ने एहतजाज किया। लेकिन जो लाहौर में एहतजाज था वो खासा आज हंगामा खेज था, क्योंकि कानून जो दान हैं उन्होंने कानून साज इदारे में कानून को रोंदा है, यानी चढ़ाई करने की कोशिश की, आग लगाई, एक पुलिस वैन थी उसे उलट दिया। देखिए, डस्का में जो हुआ वो तो इंतहाई अफसोसनाक है, बल्कि शर्मनाक है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जो भी सूरत हाल थी, हमने कल भी अर्ज किया था, इस बात का कोई जवाब नहीं था कि SHO साहब जो हैं वो अपना क्लाशनकोफ से गोलियां बरसाएं और भून डालें लोगों को। तो जो डस्का बार के सदर हैं मौके पर दम तोड़ गए। एक दूसरे वकील नौजवान जो इरफान चौहान वो दम तोड़ गए। और ये जो सदर थे बार के, ये तो मेरा ख्याल कोई 40 की दहाई में होंगे, 40 के पेटे। 15 साल तो तजुर्बा था इनका, वकालत में प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके जो हैं इनके लवाहिकीन जी, तीन बेटियां और 2 बेटे। 2 बेटे, हाँ जी, 5 बच्चे हैं और एक 2 साल का बच्चा है। और ये सभी बच्चे जो हैं ये 20 साल से कम उम्र। हाँ, इनकी एक तो 2 साल का है। और ये जो दूसरे नौजवान थे हमारे इरफान चौहान, ये इनकी उम्र कम थी। हाँ जी, और इनकी शादी होने वाली थी ईद के बाद। और जिस तरह आपकी होने वाली है ईद के बाद, उस तरह इनकी भी होने वाली थी। अल्लाह जानता है। अच्छा, और आप ये देखिए कि ये एक वकील के मुंशी थे और इन्होंने फिर तालीम हासिल की, फिर उसके बाद वकालत शुरू की और बड़ी मेहनत से और हिम्मत से अपना कैरियर बना रहे थे। होनहार नौजवान थे जी। तो अब ये पाकिस्तान अपने 2 नौजवानों से, 2 अच्छे फर्जंदों से महरूम हो गया। तो ये तो एक इस वाक़े का कलक तो रहेगा। लेकिन अब देखिए, जो हमारे वकील दोस्त हैं, जब कोई वारदात होती है, जब कोई वाक़या होता है, जब कोई सानेहा दरपेश होता है, तो फिर मुतालबा ये किया जाता है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जी, और कानून की अदालत जो है उसको सौंपा जाए और कानून के मुताबिक इनको सजा दी जाए। अब ये जो SHO थे और उनके जो साथ के लोग, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। जी, गिरफ्तार कर लिया गया। अब जाहिर है कि मुकदमा कायम होगा, FIR दर्ज कर ली गई और एक उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरी तेज रफ्तारी से मुकदमा चलेगा। ये शहजाद वड़ाई साहब जो शामिल साहब, इनके बारे में भी खबर ये थी कि 2006 में भी इन पर एक ऐसा ही मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर सुलह सफाई करके ये छूट गए। एक कस्टडी में एक बंदा मारा गया था, दुबई चले गए थे ये वहाँ से। ये शुनीद यही है। और ये काफ़ी यानी अजब किस्म के अफसर थे। यानी इनके अंदर एक गैर जिम्मेदारी का अंसर पाया जाता था। अब ये भी देखने की बात है कि इस तरह के शख्स को SHO क्यों मुतय्यन किया गया। ये इंतज़ामिया जो है इसको जवाब देना पड़ेगा इसका। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब कोई वाक़या होता है तो FIR दर्ज होती है, मुल्ज़म गिरफ्तार होते हैं, उनका मुतालबा होता है। अब फिर कानून की अदालत में मुकदमा चलता है। अब जबकि ये सारे मराहल यहाँ तय हो गए, मुल्ज़म गिरफ्तार हो गए, FIR दर्ज हो गई, अब मुकदमा जो है वो चलेगा, मुकदमा भी अदालत में चलेगा। तो हमारे जो वकील हजरात हैं वो
उनको गम करने का, अफसोस करने का, एहतजाज करने का तो हक था। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो हंगामा करने का, जिस तरह कल डस्के में यानी आप देखिए आतिशजनी हुई, जिस तरह हमले किए गए दफ्तरों पे, घरों पे, और फिर आज जो लाहौर में हुआ है, बिल्कुल। और पंजाब असेंबली पर एक हमला हुआ, उसके अंदर उसके अंदर घुसने की कोशिश की गई, और जो माल रोड है सारा दिन यानी वहाँ एक बाजार गर्म रहा, और एहतजाज का, और लोगों का चलना दूभर हो गया, ट्रैफिक पूरे शहर की मुअत्तल रही। बिल्कुल ऐसा तो ही। ये जो सारी सूरत हाल है, इसको आप क्या नाम देंगे? और फिर कल देखिए ये हुआ, एक हमारे मीडिया हाउस जो है उसकी वैन जो है उस पर हमला हुआ, बिल्कुल। और एक रिपोर्टर को मारा गया, फोटोग्राफर को मारा गया। यानी ये जो अदाएं हैं, इसकी आप कैसे दाद देंगे? और फिर आज भी एक यानी एक गाड़ी को आग लगाई गई असेंबली के सामने। बिल्कुल। तो और कल भी, और चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़ा अच्छा ये फैसला किया कि पुलिस जो है आज हाई कोर्ट से हटा दी जाए, और रेंजर्स जो है वहां तैनात कर दिए जाएं, वो हिफाजत का काम करें, सिक्योरिटी का काम वो करें। लेकिन सवाल ये है कि एक पुलिस और वकला बहैसियत मजबूरी, तो इनके अंदर एक दूसरे से लड़ाई नहीं है ना। ठीक है। एक वाकया हुआ है, उसके मुलजमों को पकड़ा गया है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ये जो वकील हजरात ने, जो एहतजाज का बाज लोगों ने जो असलूब अपनाया है, और जिस तरह ये आम आदमी की जिंदगी जो है उसको अजीरन बनाने की कोशिश की है, इस पर गौर करना चाहिए। जो हमारे वकला लीडरशिप है, उनमें से बहुत से हमारे भाई जो हैं वो कोशिश करते रहे कि लोग जज्बात पे ना आए, मुश्तइल ना हो, उनको हदूद व क़यूद में रखा जाए। लेकिन उनकी बहसियत मजमूई कोशिश कामयाब नहीं हुई। ठीक। अब ये उन पर लाजिम है कि वो ये सूरत हाल जो है इसको काबू में करें, ठीक। और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। एक तो यहां आपको तरीका है कि हर 2 दिन के लिए अदालत बंद, 3 दिन के लिए अदालत बंद, ये भी कोई एहतजाज का तरीका नहीं है। लोग जो हैं मुकदमों के लिए पेश होते हैं, दूर दराज से आते हैं, और पहले ही मुकदमों का डिले बहुत होता है वकला हजरात को। अच्छा शाम साहब, इसमें एक और बात भी थी, ये जो मॉ रोड है इस पे दफ़ा 144 नाफिज है। जो मॉ रोड के ताजरान है, ये अदालत में एक दफ़ा गए थे, इन्होंने वहाँ से दफ़ा 144 पे नाफिज उनकी अर्जी के ऊपर। उसके बावजूद मॉ रोड सबसे मसरूफ और इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ही एहतजाज होते हैं और कोई रोक टोक नहीं। अब देखिए ना, ये तो कानून जो है, कानून को नाफिज होना चाहिए पूरी शिद्दत के साथ। ये हुकूमत पर भी लाजिम है, अपोजिशन पर भी लाजिम। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत हो सकती है, जैसे कल की अपोजिशन आज की हुकूमत है। ठीक। तो अब ये सियासी जमातें और सियासी हमारे रहनुमा जो हैं, अगर मजाक बनाएंगे कानून का, और मजाक बनाएंगे कानून नाफिज करने वाले अदारों का, और कानून की जंग लड़ने वाले अदारों का, तो फिर आप कैसे आप कहेंगे कि मुल्क को आप बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे? तो ये एक बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल है, और इससे एक हमारी अच्छी खबर नहीं मिल रही हमारे हालात की। इस तरह हम तसादुम की तरफ जाएंगे, अफरा तफरी पैदा होगी। ठीक है। और जब अफरा तफरी पैदा होती है मुआशरों में, तो फिर वो तरक्की के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। इशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सारा दिन मॉ रोड में जो आपको ये पहले ही ले लेना चाहिए था। बिल्कुल। यानी आपको जब सारी गुफ्तगू हम कर चुके, तो अब आपको इशफाक याद आ गया। मिले हमें अभी हैं वो, तो मिले अभी है, तो फिर गुफ्तगू मुख्तसर हो गया। करें, तो इशफाक से फिर किसी दिन बात कर लेंगे। नहीं करनी है तो करें, पूछें। अस्सलाम वालेकुम इशफाक। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ गायब थे आप? जी सर, मैं यहीं पर ही था और नंबर नहीं मिल रहा, सिग्नल नहीं आ रहे थे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने सुबह जो कुछ देखा है अपनी आंखों से, जरा उसकी तफसील बयान कर दीजिए। जी, आज तो सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस के जो सिक्योरिटी थी वो लगाने पर पाबंदी लगाई गई थी, और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया था। और उसके बाद फिर वकला कायदीन यानी लाहौर हाई कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें सानिया डस्का की जो पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई, और साथ ही साथ पंजाब हुकूमत के सामने 2 मुतालबा रखे गए, जिसमें पहला मुतालबा ये था कि जुडिशल इंक्वायरी का फैसला वापस लिया जाए, और दूसरा मुतालबा ये था कि सानिया डस्का के जो जिम्मेदार SHO हैं और जो पुलिस एहलकार हैं, इनका चालान 15 रोज के अंदर अंदर मुतलका अदालत में जमा करवाया जाए। इस मामले के बाद पुरअमन तौर पर जो ऐलान किया गया वहां पर कि वकला यहां से रैली निकालेंगे और माल रोड पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वापस फिर लाहौर हाईकोर्ट आ जाएंगे।
लेकिन जैसे ही लाहौर हाईकोर्ट से वुकला की रैली रवाना हुई, माल रोड पर पहुंची, तो इस मौके पर जो चंद एक वुकला थे उन्होंने माल रोड पर जो बैनर थे वो फाड़ना शुरू कर दिए, जो कि पंजाब हुकूमत के हवाले से लगे हुए थे। इस दौरान जब वुकला की रैली पंजाब असेंबली पहुंची तो वहां पर वुकला ने जाके शदीद नारेबाजी की और फिर पंजाब असेंबली पर हमला कर डाला। और इस दौरान वहां पर जो फर्नीचर पड़ा हुआ था वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि जो शेड लगा हुआ था उसको आग लगा दी। इस दौरान जो सीनियर वुकला थे वो और सदर लाहौर हाईकोर्ट बार वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने मदाखलत करके इन वुकला को मना किया, बात किया। और फिर जब वहां पर आग लग गई तो इन वुकला को वो फौरी तौर पर साइड पर ले गए और वो काफी देर तक पंजाब असेंबली के बाहर रहे और नारेबाजी करते रहे। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ने इस वाकये की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है और ये कहा है कि वुकला का ये रवैया दुरुस्त नहीं था, अलबत्ता ये एक एक्शन था और उसका रिएक्शन हुआ है, ये नेचुरली था। तो लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस वाकये की मजम्मत की है। नेचुरल क्या था? देखिए, वाकया कल का हुआ है और ये जो ग्रुप नौजवानों का है जिसने ये कहा, पहले तो ये चेक करना चाहिए इनमें से किसी की डिग्री जो है जाली तो नहीं है इनमें से, और कोई लाइसेंस होल्डर भी इनमें से है, और ये क्या वाकई वकील भी हैं। तो ये तो अब आजकल तो कैमरे एक एक मंजर की तस्वीर बना लेते हैं और ये इनको एक एक को शनाख्त किया जाना चाहिए और अब ये रवैया खत्म करना चाहिए कि अगर आप कानून को हाथ में लेते हैं तो कानून बेबस होकर आपके सामने खड़ा रहे। और इसमें शाम साहब वकला हजरात पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जो आसपास लोग थे मौजूद थे उनकी शनाख्त नजर रखें कि क्या ये वकील थे या नहीं थे। वो उनका अपना पेशा जो है उसका वकार दाव पर लगाने की इजाजत ना दे वो किसी को। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्की सियासी मंजरनामे से अहम खबर यह भी है कि आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। एक तवील अरसे बाद इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में कहा जा रहा है कि तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। शामी साहब, वो आप आज बता रहे थे कि वो जब गले से लग गए सारा गिला जाता रहा। जब चौधरी साहब नाराज़ होते हैं और तस्दीक होती है कि यानी कोई नाराज़ी चल रही है तो मुख्तलिफ पार्टियाँ उम्मीदें बांध देती हैं कि जनाब कब ये छोड़ें कब ये छोड़ें, फिर मुलाकात हो जाती, मामला तहलील हो जाता। देखें, चौधरी साहब और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब इनका यानी बहुत पुराना साथ है। मेड फॉर ईच अदर। हाँ, मेड फॉर ईच अदर। अच्छा, अब बात यह है कि ये शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात कराई है। अच्छा, और इसमें पहले मरहले में तो दूसरे कुछ वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इसहाक डार साहब। हाँ जी, इसहाक डार साहब, साद रफीक साहब है, परवेज रशीद साहब। लेकिन फिर जो दूसरा मरहला हुआ उसमें कोई भी शरीक नहीं था। वन ऑन वन एक्सक्लूसिव। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे और दूसरे वज़रा भी नहीं थे। ठीक। फिर नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली साहब की मुलाकात हुई। वो जो हमारे पंजाबी में है ना, वो कल्ले कल्ले बह के राजो न्याज होवे, वाह, बस बंदा ते बंदा नवाज होवे, एहो जिक्र ते एहो नमाज होवे, तू बैठा रहे मैं तकदा रहा और फिर सारा जिस्म मेरा अख बन जावे, वाह, मोहताज ना मैं एक अख ना रहा। आज यानी दोनों को ये मौका मिला। ये राजो न्याज जो है उसका मामला हुआ। देखिए, ये जो पुराने ताल्लुकात होते हैं ना, ये पुराने ताल्लुकात की बड़ी अहमियत भी होती है और बड़ी नज़ाकत भी होती है। बिल्कुल ठीक। और अगर इनको संभाला ना जाए तो ये बड़ी तलखी पर भी मुंतज हो जाते हैं। जैसे आपके सामने आपने देखा कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये जुल्फ़कार मिर्ज़ा बिल्कुल और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान इस तरह की दूरी होगी। और जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने कोई हद नहीं छोड़ी और कोई गाली नहीं छोड़ी जो दी हो उनको और उनकी फैमिली के लोगों को। अब उनके जो मुखालिफ हैं उनसे वो दाद पा रहे हैं और जो ज़रदारी साहब के हामी हैं वो उन पर दांत किचकिचा रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब और आपका खुदा भला करे गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, बिल्कुल वो जिंद जान थे एक दूसरे की, बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन फिर यह हुआ कि मुस्तफ़ा खर ने बगावत की और सियासत की, भुट्टो के खिलाफ जलसे किए, नारे लगाए और एक तवील अरसा जो इसी तरह से गुजार दिया। ठीक। फिर आप देखिए कि जनरल ज़ियाउल हक और जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब, हाँ,
कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि इन दोनों में जुदाई हो सकती है। वो एक दूसरे की जान समझे जाते थे, लेकिन फिर यह हुआ कि चिश्ती साहब और जनरल फैज़ाउल हक में फासला पैदा हुआ। तो ये जो इख्तदार है और जो सियासत है उसमें बहुत कुछ हो जाता है। अब चौधरी निसार अली खान साहब और नवाज शरीफ साहब, ये एक दूसरे, जैसे जावेद हाशमी साहब और नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में तस्वुर नहीं हो सकता था कि ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। ये जावेद हाशमी साहब जो हैं वो किसी दूसरी जमात में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल जावेद हाशमी साहब ने बगावत की, पहले परवेज मुशर्रफ के खिलाफ की, फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ की, और फिर अब खान साहब के खिलाफ की। तो गोया एक पेशावर बागी के तौर पर अपना नाम लिखवा लिया तारीख में। पेशावर बागी। तो बहरहाल अब उनके फासला पैदा हुआ। अब निसार अली खान साहब और नवाज शरीफ साहब एक दूसरे से इनकी सियासत जुड़ी हुई है, लेकिन नाराजगी भी बहुत होती है। वो बात बात पर रूठ भी जाते हैं, गुस्सा भी आता है। और आपको तो याद है कि वो एक इजलास हुआ था वो तालिबान से मुज़ाकरात के सिलसिले में, तो उसमें जो हमारे भाई इरफान सदीकी साहब हैं वो वजीर आजम के साथ, जो उन्हीं की तरह की कुर्सी होती है, वजीर आजम की बड़ी कुर्सी होती है और एक कुर्सी साथ रखी जाती है जो दूसरा कोई डेलीगेशन मिलने आता है या गैर मुल्की सरबराह उसके लिए होती है, तो डेलीगेशन का सरबराह मिलता है। तो एक मुलाकात ऐसी हुई वो तालिबान की कमेटी की, जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, कि चौधरी निसार अली साहब तो सामने दूसरे एक आप कुर्सी पे बैठे थे रो में हाँ। और इरफान सदीकी साहब वजीर आजम के साथ जनाब बराजमान थे वो बड़ी कुर्सी पर। वो तस्वीर देखते ही माथा ठनक गया था बहुत से लोगों का कि ये बड़ा गलत पैगाम चला गया। अब मैं अगर इरफान सदीकी साहब की जगह होता तो अगर मुझे कुछ पैसे भी दे दिए जाते, कोई अवार्ड भी दिया जाता, तो मैं उस कुर्सी पर ना बैठता, क्योंकि वो कुर्सी चौधरी निसार अली खान साहब की थी। और मालूम हुआ, देखिए ये जो सियासत है ना, इसमें हमारे जैसे जो दानिश्वर होते हैं या कलमकार होते हैं, वो उनकी कोई सियासी जड़ें जिनकी नहीं होती, जो यानी जिनका अपना कोई हल्का इंतखाब नहीं होता, वो हल्का इंतखाब रखने वाले सियासतदानों के मुकाबले में ठहरते नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टेक्निकली तुम्हारे चौधरी निसार अली साहब के साथ उस दिन ये हुई थी। अब इस तरह की छोटी मोटी बातें होती रही होंगी। अब ये भी एक नवाज शरीफ साहब की भी अपनी अदाएं हैं। तो बहरहाल आज जो मुलाकात हुई तो मालूम यह हुआ है कि एक तो उन्होंने वादे कर दिया निसार अली खान साहब ने कि ये कोई बगावत नहीं है। अच्छा, ये क्लियरिटी हो, ये तो साथ जो है ये तो रहेगा। अच्छा, बनते बिगड़ते संवरते लड़ते झगड़ते तो रहेंगे। अच्छा, लेकिन रहेंगे साथ। ठीक। तो बहरहाल फरीकैन ने एक दूसरे की बात सुनी और फिर वजीर आजम अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको साथ लेकर काबीना के इजलास में गए और एक बखैर खूबी ये सिलसिला जो है मुनक़ते हुआ। ये जो दोस्ती है ना, इसके बारे में बहुत से शायरों ने अज़हार ख्याल किया है। तो एक शायर ये भी कहता है मुख्तलिफ अंदाज से, बात तो कहते हैं बड़ा मजा है उस क्या है उस मलाप में बड़ा मजा है जो सुलह हो जाए जंग होकर। ठीक। एक तो ये भी कहते हैं, लेकिन एक शायर ने और बात भी कही है कि रहमन प्रेम का धागा मत तोड़ो झटकाए, ठीक, टूटे तो फिर जुड़े ना और जुड़े तो गठ पड़ जाए। जुड़े तो गठ पड़ जाए। हाँ, लेकिन लोग उनका ख्याल ये कि टूटा नहीं था, पहले गठ पड़ गई थी, सिर्फ वो गठ खोल दी गई है। खोल दी गई तो वो मामले बेहतर हो गए। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज साहब ने एक बहुत आला तजवीज़ दी है। वो कहते हैं कि मुल्क के जितने भी सनतकार और ताजिर हैं, इनको चाहिए ज़रूरतमंद पाकिस्तानी हैं, उनके मसाइल उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ किया जा सके उस कौंसल के तहत। तो आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, गो के मुल्क में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। तो मलिक साहब, आपका ये आइडिया जो है, हम इसको बहस कर रहे थे इस पर कि जो वेलफेयर काउंसिल बनाई जाए, एक सारे सनतकार मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करें, तो कैसे इसकी तफसील क्या है आपके ज़हन में? मैंने इसके ऊपर सारे बिजनेसमैनों को 2 साल पहले खत भी लिखा था सब कि जो मुल्की हालात हैं वो गवर्नमेंट नहीं करती, वो लोग जो अपना अपना शेयर डालें
ठीक। और इस्लाम में है कि जी जो अगर आपने हकूकुल बात का ख्याल ना किया तो फिर आप मुसलमान ही नहीं है। ठीक। तो हमें चाहिए कि जितना पैसा हम कमाते हैं उसमें जो भी है, ये मियां मियां मंशा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो भी तौफीक अल्लाह ताला दे में जिन्होंने, हाँ जी, और उसमें से एक परसेंटेज निकाले। जिस तरह सियालकोट में लोगों ने, बिजनेसमैनों ने मिलके पूरा शहर बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, तो हम वेलफेयर काउंसिल बना दें। वेलफेयर काउंसिल यही लोग चलाएं। और मेरे जुम्मे अगर एजुकेशन डालते हैं, मियां मंशा साहब के जुम्मे हॉस्पिटल डालते हैं, किसी के जुम्मे यतीम खाने डालते हैं, किसी के जुम्मे गरीबों के लिए घर और इस तरह के डेवलपमेंट के काम डालते हैं, तो इस तरह का काम हम लोग मिलके करें और फिर वो गवर्नमेंट के लिए एक मिसाल होगी, लोगों के लिए एक मिसाल होगी। पूरे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। कोई 10 रुपए देगा, कोई 100 रुपए देगा, कोई 1000 रुपया देगा, कोई 10 करोड़ देगा। तो यानी गोया मुल्क भर में जो सेहत है और तालीम है उसका निज़ाम ये लोग अपने पास ले लें या हुकूमत इनके सपुर्द कर दे? हुकूमत ने तो हमें कुछ नहीं देना। हुकूमत के सपोर्ट, हम हुकूमत के साथ तो ये काम हो नहीं सकता, लेकिन हुकूमत की इस लेवल पर सरपरस्ती होनी चाहिए कि हुकूमत गाय बगाए इसकी मीटिंगें करे और देखे कि किस बिजनेसमैन ने क्या दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बैठ के हर बंदा कमिट भी करेगा और देगा भी। तो गोया आप अपने अदारे, अपनी अचीवमेंट भी दिखाएगा। अपने अदारे अलग से कायम करेंगे या जो मौजूदा अदारे कायम है इनको ठीक कर देंगे? नहीं जी, एक वेलफेयर जो काउंसिल बनेगी वो इन्हीं अदारों को लेके बेहतर करेगी। ठीक। और जो लोग गरीब हैं, कम वसीला हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, होनहार बच्चे, अपना लोग इलाज नहीं करा सकते, उनकी मुआवनत करेगी और उनके इलाज का बंदोबस्त भी करेगी। हर चीज उनके लिए 5 स्टार जो अपने लिए फैसिलिटी इंसान सोचता है उनके लिए प्रोवाइड करे। तो मलक साहब, जब आपने ये तजवीज पेश की, जैसे आपने खुद कहा कि 2 साल पहले, तो फिर क्या रद्द अमल था आपके दोस्तों का, आपके जो हम क्या कहना चाहिए, हम सरमाया लोगों का क्या रद्द अमल था? किसी ने इस पर लब्बैक कहा? अल्लाह की करम से एक फोन भी नहीं आया। ये लेकिन इसके बावजूद आप मायूस नहीं है? नहीं, हमें करते रहना चाहिए और बाकी लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे। ठीक। अल्लाह की करम से होंगे। मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो बनाए वेलफेयर काउंसिल, इसलिए कि हम तो नाकाम हो चुके हैं। वो बुलाएं सब बिजनेसमैनों को, वो तजवीज रखें और ये डॉक्टर साहब की जिम्मेवारी लगे और डॉक्टर साहब इस चीज को फिलहाल ऐड करें। और डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह बड़े नेक काम कर रहे हैं और वो शामिल हो। देखें, अगर मतलब अगर कोई और शामिल नहीं होता तो आप खुद ही ये काउंसिल बना दें। हमने तो काउंसिल की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे खुद बताएं, आप काफी अरसे से हमारे पास माशाल्लाह लोग भेजते रहते हैं। हमें किसी काउंसिल की जरूरत है, हम तो काउंसिल बनी हुई है हमारी। तो ये तो अजब बात है। हम तो कहते हैं कि जितने बिजनेसमैन है वो शामिल हो जाएं, सब हम इकट्ठे हो जाएं और फंड एक जगह इकट्ठा हो जाए। ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि जब भी कोई अपील की जाती है, जब भी आपके दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, कभी ना नहीं होती। और आपने यानी बड़े बड़े जो अखराजात उठाने पड़े हैं वो भी उठाए हैं। इसके तो अल्लाह ताला से हम दुआ को भी रहते हैं, आपके लिए भी, दूसरे लोग भी, और आपकी दाद भी देते हैं। शामी साहब, इसी से जुड़ी एक आजकल हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम, मलिक साहब, एक सानिया नामी खातून है, लाहौर से ताल्लुक है उनका, और उनके जो हस्बैंड हैं उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है और 48 लाख रुपीस रिक्वायर्ड हैं, इंडिया में उनका ट्रांसप्लांट होगा। तो शामी साहब और मैंने यहाँ पर प्रोग्राम में दोस्तों से, देखने वालों से अपील की, कुछ लोगों ने हमें पार्टिसिपेट करने की यकीन दहानी भी करे, तो कुछ चाहते हैं कुछ आप भी इसमें कंट्रीब्यूट अगर करें ताकि आप पूरा हमें दे दें जी, पूरा हमें दे दें, SMS कर दें, उनका नाम हम 100% करा दें। आप अपने अस्पताल को, जो लोग पैसे आए हुए हैं, हाँ जी, जो पैसे आए हुए हैं वो किसी और मद में आप खर्च कर लें, जो आपके पूरा करा दें। आप अपने अस्पताल वालों को हिदायत कर दें कि उनको कोई उनकी खबरगिरी कर दें, उनका ख्याल रखें। अभी मैं ब्रिगेडियर मेहदी साहब को कह देता हूँ, वो आपसे रब्ता कर लें। तो अच्छा मल साहब, ये बताइए कि आपका एक इंटरव्यू जो आपने सलीम साफी साहब से किया, बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है, उससे तो मालूम हुआ कि धरना खत्म कराने में तो आपका हाथ था, धरना शुरू कराने में नहीं था। तो ये खत्म कैसे करा दिया आपने? क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? ये टेक्नोलॉजी आपको किसी और वक्त बताऊंगा। मैंने कल भी ये कहा था कि इसके ऊपर अभी बात नहीं करनी चाहिए, मुल्क में हालात इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर इस वक्त ये बात की जाए। ठीक है, इस वक्त तो सिर्फ मुफाहमत की बात होनी चाहिए। चलिए, बहुत यूनिटी की बात होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू मलिक साहब। आपने जो ऐलान किया सानिया के लिए, पिछले एक हफ्ते से हमें मुसलसल फोन कर रही थी और ये अपील कर रही थी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर दे, और अपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सानिया बीबी की तो मसला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर, देखिए बात तो बिल्कुल माकूल है। जो लोग जो हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हैं और ठीक है वो टैक्स भी अदा करते हैं, मुल्की खजाने में कंट्रीब्यूट भी करते हैं,
लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल हो जिस तरह हमारे दरपेश है और कौमी अदारे जो हैं वो अपने ठीक तरीके से काम न कर रहे हो, अस्पतालों की खबरगिरी करने वाला कोई ना हो, तो लाजिम है कि हुकूमत ताउन भी हासिल करे बड़े हमारे सरमायाकारों का और इनके जिम्मे डाले, इनकी जिम्मेदारी में दे दे, ताकि वो हमारे सेहत के निज़ाम और हमारे तालीम के निज़ाम में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें और इसको बेहतर बनाएं। ठीक, एग्जिट का फॉलोअप है और प्रोग्राम करने से जब शुरू होने से पहले तक की जो मैं खबर ली मैंने, शुएब शेख साहब जो हैं पिछले 6 से 7 घंटों से मुसलसल एफआई वालों के साथ बैठे हैं और बयान अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफ़ी तवील बयान है। वो तो जाहिर है ये जरा होती है ना, तफ्तीश होती है, इसमें सवाल होते हैं और जवाब देने पड़ते हैं। ये तो हमारे यहाँ तो एक तफ्तीश का तरीका ये समझा जाता है ना आमतौर पे कि छतरौल का तरीका होता है कि पुलिस जो है वो पीछे पड़ जाती है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, दुनिया में जरा होती है, सवाल होते हैं। आप देखिए जब वकील जरा करते हैं ना आप अदालत में किसी गवाह पर, जी जी, तो अपने सवाल तो इस तरह उठाते हैं कि उसी में से हकीकत जो है वाज़ेह होती चली जाती है। अब ये जो एफआईए जो तहकीक कर रही है तो 6 घंटे से वो सवाल हो रहे हैं, वह जिरा की जा रही है, उनसे मालूमात की जा रही हैं, फिर पता चलेगा कि कौन सी बात जो है उसके पीछे शहादत क्या है और कौन सी बात में कहां तजाद पैदा हो गया है और किस तरह मामले को आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एग्जिट जाली डिग्री स्कैंडल का हम जिक्र कर रहे हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से भी रब्ता किया है, एग्जिट के अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब की जाने, लेकिन सब पेशरफ्त ये हुई कि एग्जिट से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी बोल से वजाहत एस खान, वजाहत सईद खान, बड़े दबंग सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त हैं, माशाल्लाह एक बड़े शान से बोलते हैं, शान से अपना एक अंदाज है मखसूस, बड़ी जवानी है भरपूर किस्म की, लेकिन 5-6 घाट का पानी पी चुके हैं। हाँ, उन्होंने खुद लिखा है कहते कहीं से मुझे निकाल दिया, कहीं से मैंने खुदाफिज कह दिया, तो आज चैन अभी तक नहीं मिला। हाँ, बेकरारी है, बेकरारी सी बेकर। आज उन्होंने आर्टिकल सर एक लिखा है, द आर्टिकल नोबॉडी विल पब्लिश। हाँ जी, तो ये फिर ये आर्टिकल लैंड किया पाक टी हाउस नाम एक वेबसाइट जो हमारे दोस्त हैं रजा रूमी और उनके साथी वो ही मिलकर चलाते हैं इसे, तो वहां पर ये आर्टिकल फिर छपा। रजा रूमी जो ये अमेरिका में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम। तो फिर ये आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने पूरी तफसीलात का जिक्र किया, कैसे वो बोल में उन्होंने अपनी तफसील एक आप समझो खुद एहतसाबी सी है, एक अपने गिरेबान में खुद झांका है और अपने कान भी खींचे एक तरह से, खूब खींचे कभी तुम कहां फंस गए और किस तरह आगे लालच। शाम साहब इसके लिए बड़ी जरूरत चाहिए होती है खुद। वो हमारे उनका शेर है ना मदीम कासमी का, फिर भयानक तीरगी में आ गए, अच्छा हम गजर बजने से धोखा खा गए गजर बजने से धोखा खा गए। तो बहरहाल वजाहत खान ने बात कही है और जो नक्शा खींचा है, जो सहूलतें थी वहां और जिस तरह की अयाशी थी, जिस तरह शेफ और जिस तरह जनाब उनके मुआवनीन आगे पीछे खुदाम और गाड़ियां और फैसिलिटीज और खाना और मतलब क्या क्या कहते हैं मुझे सोचना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था, शुड हैव नोन कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या हो लेकिन बहरहाल वजाहत साहब के जज्बे की दाद देनी चाहिए। एंड पे बड़े उन्होंने एम्बैरेसमेंट का कोई ऐसी बात नहीं, अभी देखिए इंतजार कीजिए। ठीक है शामी साहब, भारत में आजकल शदीद गर्मी है, पाकिस्तान में भी उसके असरात हैं, लेकिन इस शदीद लहर से 800 अफराद जो हैं वो जहाँ 800 अफराद वहाँ जनाब जाबहक हलाक हो चुके हैं और गर्मी की शदीद लहर है और हुकूमत की तरफ से हदायत जारी कर रही है कि घर से बाहर न निकले 11 से 4 बजे तक, 11 से 4 बजे तक। फिर भी लोगों को निकलना पड़ता है, बिजली की लोड शेडिंग अलग होती है और फिर ये कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि जगह जगह ठंडे पानी की सबीलें लगा दें ताकि जहां किसी को पानी की जरूरत है वो पानी पी सके। लेकिन अब जो गरीब लोग हैं वो मर रहे हैं, लू लग रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि उनका महकमा मौसमियात जो कहता है और वहां के हमारे वो भी तो एक से एक बढ़कर वहां इंडिया में मौजूद है, उन्होंने कहा ये जो भारत पाकिस्तान से जुनूबी हिस्से से पाकिस्तान के सिंध से ये जो गर्मी की लहर आई है उसने ये फसाद बर्पा कर दिया, पाकिस्तान पे जिम्मेदारी डाल दी। आईएसआई ने जो गर्मी भेज दी है सिंध से। अब दिलचस्प बात यह है कि जो गर्मी सिंध की बात हो रही है, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, यानी इतनी बड़े पैमाने पर अमवात नहीं हुई, गुर्बत के बावजूद, तंगी के बावजूद।
यानी आप देखिए कि यहाँ के हालात समाजी तौर पर किस कदर बेहतर है। गर्मी जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं लोग और सामना भी कर रहे हैं और बहरहाल उनको सपोर्ट भी की जा रही है, मगर वो ये समझ रहे हैं कि वो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ने ये गर्मी भेज दी है, और जाहिर है पाकिस्तान ने ऐसे तो नहीं भेजी होगी, कोई वहां जाके नवाज शरीफ साहब ने तो पंखा नहीं जल दिया, ये तो फिर आईएसआई का किया धरा होगा। तो आईएसआई ने गर्मी जहां से उठा के वहां भेजी है और इंडिया को दोजख बना दिया है और वहां मजार जल बुन रहे हैं बेचारे। लेकिन आईएसआई पे फख्र होना चाहिए ना कि अब उनको हवाओं पर भी और मौसम पर भी इख्तियार हो गया, मलका हासिल हो गया। तो बहरहाल ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नामी रियासतें, वहां पर बहुत ज्यादा डेथ्स हुई है, 48-50 तक टेम्परेचर। जी हाँ, तो अब हम लाइव कॉल्स की जाने बढ़ेंगे नाज़रीन और देखेंगे कि आज के हमारे लिए सवालात क्या हैं। सैयद अली साहब हैं, ये कराची से फोन करें। अस्सलाम वालेकुम सैयद अली साहब, कहिएगा जनाब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आपकी दुआ है जी, शुक्र अल्लाह का। मेरा सवाल ये है कि जो आज डस्का में ये जो वुकला ने हड़ताल की पूरे मुल्क भर के अंदर, उसके बाद ये सिंध हाई कोर्ट का जो वाकया कराची का है, मुझे ये समझ नहीं आता कि इस वक्त हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं वो ये जो सीएम है और इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, इन लोगों को क्यों नहीं कोर्टों के अंदर लाते और कहते इनकी गैर जिम्मेदारी को साबित करके इनको क्यों नहीं हटाते? ये एक एसएचओ या एक एसपी को हटाकर कौन सा? अब ठीक है, आपके जज्बात जो हैं अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है कि एक वाकया अगर लाहौर में या कराची में या डस्के में पेश आता है तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर ही पहले मुतय्यन होगी जो उसके जिम्मेदार होंगे। अभी डॉक्टर शफीक जंदी साहब का मैसेज आया है कि जो बड़े माशाल्लाह आपके तो उस्ताद होंगे, हमारे उस्ताद रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के एक जमाने में, और मेरे कोलीग रहे हैं बरसों। तो उन्होंने कहा वकीलों की जो डिग्रियां चेक करने की बात की आपने, बहुत अच्छी बात है। अगर ये चेक किया जाए ना तो इसमें भी बहुत कुछ सामने आएगा। यानी कई लोग ऐसे हैं जो आग फिरते हैं बड़े सरगर्म होकर, और उनकी डिग्रियां जो हैं वो देखी जाएंगी तो पता नहीं उसमें से क्या क्या निकले। और हमारे कैप्टन उमर मियां ने कहा है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के इम्तिहानात हो रहे हैं आजकल। उन्होंने कहा मेरी बच्ची जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, और उसका आलम यह है कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो सेंटर बनाए गए हैं, ना वहां पानी है, ना बिजली है, ना हवा है, डेस्क टूटे हुए हैं और बड़ी मुश्किल है, और पैड जो है ले जाने नहीं दे रहे जिसके ऊपर रख के पर्चा जो है किया जा सके, गत्ते का पैड। तो उन्होंने कहा खुदा के लिए कोई इस अजाब से निजात दिलाएं। इन सेंटर्स में बहुत सफोकेशन होती है, बहुत सफोकेशन होती है। 3 घंटे गुजारना नामुमकिन होता है। हमारे लड़कपन में तो इम्तिहानात होते ही मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में थे, ताकि जब मौसम सख्त ना हो। अब तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं आके इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए जिनको कुछ पता ही नहीं है। अब ये गर्मी का मौसम और बिजली का फुकदान, पानी मिलता नहीं, डेस्क टूटे हुए, और बच्चे किस अदाब को भुगत रहे हैं। शामी साहब, गर्मी का बहुत जिक्र हो गया, भारत की गर्मी, अभी भी इम्तिहानी सेंटर की गर्मी। तो सर्द इलाकों से हमें फोन कॉल एक आया मरी से। ठीक, वकास साहब फोन करें। जी वकास साहब, कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी वैसे मुझे लोग विकी जानते हैं यहाँ पे। शामी साहब, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा मसला है पानी का, जैसे डस्का में मसला हुआ है वैसे यहाँ पे भी हालात बहुत खराब हुए हैं। बाईपास रोड से बात, पानी नहीं मिल रहा यहाँ। जी बाईपास रोड मरी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक है। तो ये एसडीओ, टीएमए और ये एक्सीएन और सलीम नाम का लाइनमैन जो है वो रिश्वतें खा रहा है। चलिए आप देखिए, नाम तो इस तरह नहीं लेने चाहिए, लेकिन बहरहाल अब ये तहकीकात होनी चाहिए इस बात की, पानी वहां मिलना चाहिए। ठीक है, और जो शिकायत हैं वो दूर होनी चाहिए। अमजद साहब हैं संबड़याल से। अमजद साहब कहिएगा जनाब। अच्छा जनाब, आप सब नाज़रीन से गुजारिश है, जब भी आप फोन हमें मिलाएं तो अपना जो टीवी सेट है उसकी आवाज म्यूट कर लें, ताकि हमें आपकी और आपको हमारी आवाज सही तौर पर या आवाज खत्म कर दें। हाँ जी, वो हम सुन सकें आपको। इस तरह हर्ज होता है वक्त का भी, और नेक्स्ट कॉलर जो है वो भी वेट करता है, और प्रोग्राम का वक्त भी शामी साहब यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। अच्छा, नाज़रीन से मुलाकात अब वो निकल गई जी, उन्होंने वो म्यूट नहीं किया था टीवी, तो आवाज उनको हमारी नहीं आ रही थी। वो म्यूट का समझ नहीं आ रहा होगा ना वो क्या करना है। चलिए इजाजत चाहते हैं नाज़रीन आपसे, और मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।